इमेजिन कीजिए कि हम लोग अपना 2026 का मेंस एग्जाम लिख रहे हैं, पर स्टडी नोट्स हमारे पास 1990 के हैं राइट। और सिलेबस कंप्लीटली बदल चुका है। क्वेश्चन पैटर्न्स एकदम शिफ्ट हो गए एग्जैक्टली। और हम फिर भी स्टबर्नली उन्हीं आउटडेटेड आंसर्स को मॉडर्न पेपर में फिट करने की कोशिश कर रहे हैं। इसका रिजल्ट क्या होगा? एब्सोल्यूट डिजास्टर। आई मीन फेल होना तो तय है। बिल्कुल। और ये सिर्फ किसी एस्पिरेंट का नाइटमेयर सिनेरियो नहीं है। आज दुनिया की सबसे पावरफुल इंस्टीट्यूशंस एग्जैक्टली यही कर रही हैं। वो 21st सेंचुरी के क्राइसिस को 20th सेंचुरी के रूल्स से लड़ने की कोशिश कर रही हैं। सही बात है। तो सीरियस एस्पिरेंट्स, आज के इस इन डेप्थ विश्लेषण में हम 4 बहुत ही क्रूशियल एडिटोरियल्स और आर्टिकल्स का एनालिसिस करेंगे और ये सीधे आपके यूपीएससी मेंस और प्रीलिम सिलेबस से जुड़ते हैं। हमारा टारगेट है इस पैटर्न को समझना कि कैसे हमारे इंस्टीट्यूशंस अपडेट होने में फेल हो रहे हैं। हाँ, और चाहे वो ग्लोबल ट्रेड हो या हमारी डोमेस्टिक जुडिशरी या फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स का इंफ्रास्ट्रक्चर, हर जगह सिस्टम वही पुरानी प्लेबुक यूज कर रहा है। ये एक प्रॉपर कोचिंग क्लास जैसा एकेडमिक डिस्कशन होने वाला है, तो ध्यान से सुनिएगा। हम शुरुआत करेंगे इंटरनेशनल रिलेशन से, फिर आएंगे इंडियन पॉलिटी पर और एंड में एक बहुत ही क्रिटिकल डिजास्टर मैनेजमेंट के इशू को कवर करेंगे। तो चलते हैं ग्लोबल इकोनॉमी की तरफ। अगर हम इसको सीधे सिलेबस से मैप करें तो जीएस पेपर 2 में एक टॉपिक है इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, एजेंसीज एंड फोरा। उस पर्सपेक्टिव से आज एक डिटेल्ड आर्टिकल पब्लिश हुआ है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी डब्ल्यूटीओ के बारे में। राइट, डब्ल्यूटीओ का क्राइसिस जो चल रहा है। एग्जैक्टली। आर्टिकल के अकॉर्डिंग मार्च 2026 में डब्ल्यूटीओ की 14th मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस होने वाली है, जिसे MC14 कहते हैं। ये याउंडे, कैमरून में शेड्यूल है, पर इशू ये है कि ग्लोबल ट्रेड अब इकोनॉमिक्स नहीं रहा। तो क्या बन गया है? ये एक जियोपॉलिटिकल टूल बन गया है। मतलब पावरफुल कंट्रीज अब टैरिफ्स को सिर्फ मार्केट रेगुलेशन के लिए नहीं, बल्कि प्रेशर टैक्टिक्स के रूप में यूज कर रही हैं। पर वेट, ग्लोबल ट्रेड तो आज भी रिकॉर्ड्स हिट कर रहा है ना। आई मीन कंट्रीज आपस में बायलैटरल अग्रीमेंट्स तो कर ही रही हैं। तो अगर डब्ल्यूटीओ पैरालाइज है तो उससे इतना फर्क क्यों पड़ना चाहिए? फर्क पड़ता है क्योंकि आर्टिकल पॉइंट आउट करता है कि डब्ल्यूटीओ अपने 1995 के इंसेप्शन के बाद से आज सबसे बड़े क्राइसिस में है। जब ग्लोबल रूल्स काम नहीं करते ना, तो माइट मेक्स राइट वाला लॉजिक शुरू हो जाता है। सही। इसको एक्सप्लेन करने के लिए इस एडिटोरियल ने म्यूनिक सिक्योरिटी रिपोर्ट 2026 का एक कीवर्ड यूज किया है, रेकिंग बॉल पॉलिटिक्स। ओ, रेकिंग बॉल पॉलिटिक्स, आई लाइक दैट टर्म। इसका एग्जैक्ट कॉन्टेक्स्ट क्या है? इसका मतलब है कि मेजर इकोनॉमीज अब ग्रेजुअली इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म लाने के बजाय यूनिलैटरल डिसरप्शन चूज कर रही हैं। वो इकोनॉमिक कोर्शन यूज कर रही हैं, और डब्ल्यूटीओ इसलिए कुछ नहीं कर पा रहा क्योंकि उसका मेन पिलर, उसका डिस्प्यूट सेटलमेंट सिस्टम कंप्लीटली पैरालाइज्ड है। क्योंकि एपेलेट बॉडी काम नहीं कर रही, राइट? एग्जैक्टली। एपेलेट बॉडी जो फाइनल बाइंडिंग जजमेंट्स देती है, उसमें नए जजेस की अपॉइंटमेंट्स को इंटेंशनली ब्लॉक करके रखा गया है सालों से। ये तो बेसिकली एक ऐसे हाई स्टेक्स क्रिकेट मैच जैसा हो गया जहां रूल बुक तो है पर ग्राउंड पर कोई अंपायर नहीं है। अगर डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी ही पैरालाइज्ड है तो रूल्स इन्फोर्स कौन करेगा? कोई नहीं। और इस अंपायरलेस मैच का सबसे बड़ा नुकसान होता है स्मॉलर डेवलपिंग नेशंस को। उन्हें पावरफुल नेशंस की बुलिंग से प्रोटेक्ट करने के लिए डब्ल्यूटीओ चाहिए। एक और मेजर इशू है कंसेंसस बिल्डिंग का। डब्ल्यूटीओ में 166 मेंबर्स है ना अभी? हाँ, 166 मेंबर नेशंस। अब सबकी इकोनॉमी अलग है, तो डिजिटल कॉमर्स जैसे नए एरियाज तेजी से बढ़ रहे हैं, पर डब्ल्यूटीओ के रूल्स अपडेट ही नहीं हुए हैं क्योंकि कंसेंसस नहीं बन पाता। और इसी में आर्टिकल ने स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट यानी एसडीटी का भी जिक्र किया है। वो भी तो एक बड़ा डेडलॉक है। बिल्कुल। एसडीटी का ओरिजिनल पर्पस डेवलपिंग कंट्रीज को थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी देना था, पर जब चाइना जैसी मैसिव इकोनॉमीज का फायदा उठाती हैं, तो स्मॉलर ग्रुप्स पुश बैक करते हैं। इसलिए आर्टिकल सजेस्ट करता है कि रिफॉर्म एनफोर्समेंट से शुरू होना चाहिए, सब्सिडीज पर ट्रांसपेरेंसी लानी होगी और स्मॉलर ग्रुप्स को इंक्लूसिव बनाना होगा। तो क्रक्स यही है कि डब्ल्यूटीओ रिफॉर्म सिर्फ एक टेक्निकल जरूरत नहीं है, ये एक नॉर्मेटिव रिक्वायरमेंट है ताकि इकोनॉमिक डोमिनेशन को रोका जा सके। एग्जैक्टली। आगे बढ़ते हैं। ये जो आपने रेकिंग बॉल पॉलिटिक्स का कॉन्सेप्ट बताया, ये सिर्फ वहाँ जिनेवा में नहीं चल रहा, ये हमारे इमीडिएट नेबरहुड में बॉर्डर्स पर सीधे आग लगा रहा है। लेट्स शिफ्ट टू दी डुरन लाइन। जीएस पेपर 2, इंडिया एंड इट्स नेबरहुड रिलेशंस। ये टॉपिक वहां सीधा मैप होता है।
राइट। तो एक और बहुत इंपॉर्टेंट एनालिसिस आया है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच बढ़ती टेंशन्स पर। सिचुएशन वहाँ एक्सट्रीम लेवल पर है। हाल ही में पाकिस्तान ने काबुल में ओमिद रिहेबिलिटेशन फैसिलिटी पर एयर स्ट्राइक्स किए। इसमें करीब 400 अफगान्स मारे गए। 400 लोग? और पाकिस्तान ने क्या क्लेम किया? पाकिस्तान क्लेम कर रहा है कि उन्होंने सिर्फ मिलिट्री इंस्टीट्यूशंस को टारगेट किया था, पर ग्राउंड रियलिटी एक मैसिव सिविलियन मैसेकर की तरफ पॉइंट कर रही है। इसका बैकग्राउंड देखें तो पाकिस्तान लगातार ये आरोप लगा रहा है कि तालिबान अपने यहाँ तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी को हर्बर कर रहा है। हाँ, उन्होंने तो ऑपरेशन गजबतुल हक भी लॉन्च किया था फरवरी में। बिल्कुल। उसी ऑपरेशन के काउंटर में टीटीपी ने अटैक्स किए, जिसमें इस्लामाबाद की एक मॉस्क में और बजौर रीजन में कई कैजुअलिटीज हुई। पर इसमें एक जियोपॉलिटिकल एंगल बहुत इंटरेस्टिंग है जो इस आर्टिकल ने हाईलाइट किया है। वो कौन सा? यूएस का इन्वॉल्वमेंट। हाँ। आर्टिकल नोट करता है कि यूएस और ईरान की जो वॉर चल रही है अगेंस्ट ईरान, उसकी वजह से ग्लोबल फोकस पूरा मिडल ईस्ट पर शिफ्ट हो गया है। यहां तक कि एक लेटर टू एडिटर का मेंशन है जिसमें यूएस ऑफिशियल जो केंट के रेजिग्नेशन का जिक्र है ओवर यूएस स्ट्राइक्स ऑन ईरान। तो इस रीजनल वॉलेटिलिटी में यूएस को पाकिस्तान का सपोर्ट चाहिए एयर स्पेस के लिए। ओह, तो इसलिए यूएस ने पाकिस्तान के राइट टू डिफेंड इटसेल्फ वाला स्टेटमेंट दे दिया। एग्जैक्टली, उसने स्टेटमेंट दिया और पाकिस्तानी जनरल्स ने उसको एक फ्री पास की तरह ले लिया। उन्हें लगा उन्हें इम्यूनिटी मिल गई है एयर स्ट्राइक्स करने की। यहां तक कि उन्होंने अफगानिस्तान को एक इंडियन कॉलोनी तक कह दिया। ये तो आयरनी देखिए आप। 2021 में जब तालिबान पावर में आया था, तब पाकिस्तान सबसे ज्यादा खुश था। उनको लगा उन्हें स्ट्रेटेजिक डेप्थ मिल गई है, और आज वही लोग काबुल पर बॉम्ब गिरा रहे हैं। ये वही बात हो गई ना कि ब्रीडिंग स्नेक्स इन योर बैकयार्ड एंड एक्सपेक्टिंग देम टू ओनली बाइट योर नेबर्स। सही बात है, वो स्ट्रेटेजी पूरी तरह बैकफायर कर गई। तो इस सब में इंडिया के लिए क्या चैलेंजेस हैं? इंडिया का रिस्पांस काफी स्ट्रांग था। हमने इसको कावर्डली मैसेकर बोला और इंटरनेशनल इंक्वायरी डिमांड की। पर प्रैक्टिकली हम क्या कर सकते हैं? हमारा तो पाक और तालिबान दोनों से फॉर्मल डायलॉग लिमिटेड है। यही आर्टिकल का सबसे मेन टेक अवे है। सजेशन ये है कि इंडिया को एससीयू यानी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स को एक्टिवली इन्वॉल्व करना चाहिए। एससीओ क्यों? क्योंकि रशिया, चाइना और सेंट्रल एशियन कंट्रीज वहां बैठे हैं जिनका एक्चुअल लिवरेज है इस रीजन में। इंडिया को बैक चैनल डिप्लोमेसी यूज करनी होगी ताकि एक ओपन वॉर को रोका जा सके। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म अब खुद पाकिस्तान पर भारी पड़ रहा है। सही कहा। तो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल बॉर्डर्स से निकलकर अब हमें आना चाहिए डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी पर, स्पेशली एक ऐसी बॉडी पर जो खुद अकाउंटेबिलिटी इन्फोर्स करती है। आप जुडिशरी की बात कर रही हैं? हाँ, जीएस पेपर 2 के स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ द जुडिशरी और जीएस पेपर 4 के प्रोबिटी इन गवर्नेंस से जुड़ा एक बहुत ही आई ओपनिंग एडिटोरियल है। इसके अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट ने क्लास 8th की एक एनसीईआरटी सोशल साइंस टेक्स्ट बुक पर कंप्लीट ब्लैंकेट बैन लगा दिया है। वेट, कंप्लीट बैन एक स्कूल की टेक्स्ट बुक पर? रीजन क्या दिया? रीजन ये था कि उस बुक में जुडिशियल डिलेज, इन हाउस करप्शन और प्रोसीजर्स के उपेक होने का जिक्र था। तो कोर्ट ने बिना किसी ड्यू प्रोसेस के बुक बैन कर दी और ऑथर्स को फ्यूचर प्रोजेक्ट से डिसएसोसिएट करने का ऑर्डर दे दिया। ये तो आर्टिकल 19 यानी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का डायरेक्ट वायलेशन लगता है। आर्टिकल 19 क्लॉज 2 में जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो तो सिर्फ लॉ मेड बाय द स्टेट के थ्रू ही लगाए जा सकते हैं ना। एग्जैक्टली। और यहाँ एडिटोरियल लीगल आर्ग्यूमेंट्स देता है। 1966 का एक बहुत फेमस केस है, नरेश श्रीधर मिरुचकर केस। उसके हिसाब से जुडिशियल ऑर्डर्स को आर्टिकल 19 के कॉन्टेक्स्ट में लॉ नहीं माना जा सकता। सही। और अगर वो कंटेम्प्ट की बात करें तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट 1971 के सेक्शन 2 सब क्लॉज सी का थ्रेशोल्ड बहुत हाई है। जेनेरिक स्टेटमेंट्स कंटेम्प्ट मीट नहीं करते। पर चलिए एक डेविल्स एडवोकेट की तरह सोचते हैं। अगर एक यूपीएससी एस्पिरेंट अपने वीक सब्जेक्ट्स को पढ़ना ही बंद कर दे तो क्या वो एग्जाम क्लियर कर लेगा? बिल्कुल नहीं। तो वही लॉजिक यहां अप्लाई होता है। हाइडिंग द डस्ट अंडर द कार्पेट डजंट क्लीन द रूम। एक बुक को बैन करने से क्या जुडिशियल बैकलॉग या सिस्टमिक करप्शन की रियलिटी बदल जाएगी? नहीं बदलेगी। और आर्टिकल यही पॉइंट उठाता है। वे फॉरवर्ड में इन्होंने ग्लोबल प्रेसिडेंट्स दिए हैं। जैसे यूएस में मैक्स बूट की बुक आई थी आउट ऑफ ऑर्डर, वहां बैन नहीं हुई। फिर केन्या के फॉर्मर चीफ जस्टिस विली मुटुंगा का एग्जाम्पल है। ओ हाँ, 2011 से 2013 के बीच उन्होंने जुडिशियल ऑम्बड्स पर्सन एस्टैब्लिश किए थे। राइट। और उस ट्रांसपेरेंसी की वजह से उनका पब्लिक ट्रस्ट 27% से बढ़कर
61% हो गया था। इंडिया में भी के वीरास्वामी केस 1991 वाला, उसमें क्लियर था कि जजेस पब्लिक सर्वेंट्स हैं प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंडर। तो अकाउंटेबिलिटी तो बनती है। बिल्कुल। जुडिशियल इंस्टीट्यूशंस को क्रिटिसिज्म सप्रेस करने के बजाय सिस्टेमिक इश्यूज एक्नॉलेज करने चाहिए, तभी डेमोक्रेसी का बेडरॉक मेंटेन रहेगा। पर पता है, जब सिस्टेमिक फेलियर्स को इग्नोर किया जाता है तो उसका रिजल्ट सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट डेमोक्रेटिक बैकस्लाइडिंग नहीं होता। तो क्या होता है? कभी-कभी इसकी कीमत आम नागरिक को अपनी जान देकर चुकानी पड़ती है, जो हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के आईसीयूज में देख रहे हैं। ये आज का हमारा आखिरी और सबसे ट्रैजिक टॉपिक है। जीएस पेपर 2 में हेल्थ और जीएस पेपर 3 में डिजास्टर मैनेजमेंट। एक इन्वेस्टिगेटिव पीस पढ़ा मैंने रीसेंट हॉस्पिटल आईसीयू फायर्स पर। हाल ही में ओडिशा के कटक में एससीबी मेडिकल कॉलेज के आईसीयू में आग लगने से 12 पेशेंट्स की मौत हो गई। 12 लोग, ये बहुत अनफॉर्चुनेट है और ये कोई आइसोलेटेड अनोमली नहीं है। नहीं है। झांसी में 2024 में देखा, राजस्थान में, महाराष्ट्र में लगातार ऐसी अवॉइडेबल ट्रेजेडीज हो रही हैं। इसके पीछे का टेक्निकल और एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन क्या दिया है आर्टिकल ने? टेक्निकल रीजन बहुत स्पेसिफिक है। आईसीयूज में ऑक्सीजन रिच एनवायरनमेंट होता है, वहां एक स्पार्क भी इन्फर्नो बन सकता है। अब हो क्या रहा है कि नए एडवांस्ड मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स आते हैं, जैसे नए वेंटिलेटर्स। ये मशीन्स हार्मोनिक करंट्स जनरेट करती हैं। हार्मोनिक करंट्स मतलब नॉर्मल करंट फ्लो से अलग? हाँ, ये हार्मोनिक करंट सर्किट्स में फ्लो करते हैं और एक साइलेंट परसिस्टेंट ओवरहीटिंग क्रिएट करते हैं। और सबसे डरावनी बात यह है कि नॉर्मल सर्किट ब्रेकर्स इनको डिटेक्ट ही नहीं कर पाते। ओह वाह, तो ब्रेकर्स ट्रिप नहीं होते और ओवरहीटिंग से आग लग जाती है। पर एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रहा है इस पे? एडमिनिस्ट्रेशन की एपैथी का लेवल देखिए। ओडिशा गवर्नमेंट ने फायर सेफ्टी के लिए 1320 करोड़, लेट मी रिपीट, 1320 करोड़ रुपीस एलोकेट किए थे। फिर भी फायर पर्सनल 30 मिनट लेट पहुंचे। और पता है सबसे बड़ा ब्लंडर क्या था? क्या? वहां के फायर हाइड्रेंट्स यूजलेस थे, क्योंकि इलेक्ट्रिकल फायर्स को आप पानी से नहीं बुझा सकते। उसके लिए सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 एक्सटिंग्विशर्स और ट्रेन स्टाफ चाहिए होता है। पानी से इलेक्ट्रिकल फायर बुझाना तो सुसाइडल है। ये तो एकदम बेसिक साइंस का फेलियर है। मतलब पैसे की कमी नहीं है, इंटेंट और टेक्निकल नॉलेज की कमी है। सही कहा। इसको मैं एक एनालॉजी से समझाती हूँ। सोचिए आईसीयू एक हाई प्रेशर सबमरीन जैसा है। आप एक नई हैवी ड्यूटी एडवांस्ड मशीन को पुराने 1990s के इलेक्ट्रिकल ग्रिड में बिना पूरे सिस्टम का लोड रिकैलकुलेट किए प्लग इन नहीं कर सकते। एग्जैक्टली। ये कोई बैड लक नहीं है, ये प्योर स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग और गवर्नेंस का फेलियर है। आर्टिकल में वे फॉरवर्ड यही दिया है कि जब भी नया वेंटिलेटर आए, इलेक्ट्रिकल लोड और वायरिंग री-इवैल्यूएट होनी चाहिए। ओल्डर फैसिलिटीज का अपग्रेड मैंडेटरी होना चाहिए। ये मुझे उस टेकवाने आर्टिकल की याद दिला रहा है जो फाइनेंस में एआई यूज करने पे था। जैसे फाइनेंस में एआई लाने से पहले टेक इंफ्रास्ट्रक्चर और गवर्नेंस प्रोटोकॉल जरूरी हैं, वैसे ही हॉस्पिटल्स में मॉडर्न टेक लाने से पहले इलेक्ट्रिकल ऑडिटिंग मैंडेटरी है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी पुराने वायर्स पर नहीं चल सकती। एग्जैक्टली। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ब्यूरोक्रेटिक पेपरवर्क का दिखावा छोड़कर इन इंसिडेंट्स में क्रिमिनल अकाउंटेबिलिटी फिक्स करनी होगी। जब तक इंडिया हॉस्पिटल फायर सेफ्टी को स्ट्रिक्टली ब्यूरोक्रेटिक कंप्लायंस के बदले क्रिमिनल नेग्लिजेंस की तरह ट्रीट नहीं करेगा, ये प्रिवेंटेबल डेथ्स नहीं रुकेंगी। तो अगर हम आज के इस पूरे डीप डाइव के धागे एक साथ जोड़ें तो सेंट्रल थीम एक ही निकल कर आती है, अकाउंटेबिलिटी और अपडेशन। राइट। चाहे वो WTO के आउटडेटेड ट्रेड रूल्स हों जो आज की डिजिटल इकोनॉमी हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, या पाकिस्तान की फेल्ड रीजनल सिक्योरिटी पॉलिसी जो उन्हीं पर बैकफायर कर रही है। हाँ, या हमारी जुडिशरी का ट्रांसपेरेंसी से डरना, या फिर हॉस्पिटल्स में मॉडर्न मशीन्स का पुराने अनटेस्टेड इलेक्ट्रिकल ग्रिड्स पर चलना। द अंडरलाइंग इशू इज सिंपली अ फेलियर टू अडैप्ट एंड गवर्न इफेक्टिवली। सही बात है। तो हमारे जितने भी सीरियस एस्पिरेंट्स हमें सुन रहे हैं, आप लोग अपने मेंस आंसर राइटिंग के लिए इस सवाल पर गौर जरूर कीजिएगा। एक फाइनल थॉट दे रही हूँ। हाँ, जरूर। अगर हमारे इंस्टीट्यूशंस, चाहे वो ग्लोबल लेवल पर WTO हो या डोमेस्टिक लेवल पर हमारी जुडिशरी और हेल्थ केयर सिस्टम, अगर ये 21st सेंचुरी की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए 20th सेंचुरी के फ्रेमवर्क्स और रेड टेप ब्यूरोक्रेटिक पेपर वर्क पर डिपेंड रहेंगे, तो क्या हम सच में आगे बढ़ रहे हैं या हम सिर्फ अगले डिजास्टर का इंतजार कर रहे हैं? ये सच में एक सोचने वाला सवाल है। ऐसे पेपर के लिए बहुत स्ट्रांग फाउंडेशन है ये। ते रहिए। अलविदा।